जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को VGS क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं NCERT के सार संग्रह और भौतिक विज्ञान से हम लोग भाग 3 तक पढ़ लिया था। तो आज का जो आपका टॉपिक होगा यांत्रिक ऊर्जा से, ठीक है। अब जैसे हमने आपसे कहा कि प्रत्येक गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोणों की आवश्यकता होता है। अगर इस प्रकार से क्वेश्चंस आ सकता है, प्रत्येक गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होता है, तो आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री कोण की आवश्यकता होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर कौन सा क्रिया बल लगाता है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया के कारण नाव जो होता है हट जाता है। जैसे मेरे प्यारे भाई, आप लोग इसको गौर करके देखिएगा, जब मनुष्य जब नाव में बैठता है और नाव से जैसे ही कूदता है तो कूदने के बाद नाव का जो प्रक्रिया होता है पीछे की ओर जैसे ही नाव हटता है, मतलब कि उस नाव पर प्रतिक्रिया बल के कारण, ठीक है, क्रिया और प्रतिक्रिया के कारण नाव पीछे की ओर हटता है। नेक्स्ट अब आपका अगला क्वेश्चन, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है। जैसे अब हमने आपसे कहा कि संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है, तो बल के बराबर होता है, ठीक है। जो संवेग परिवर्तन के जो दर होता है वह बल के बराबर होता है। अब आपका अगला क्वेश्चंस इस प्रकार से भी आ सकता है, न्यूटन के प्रथम गति के नियम को अगर परिभाषित करना होगा तो उसको हम किस नियम से उनको हम परिभाषित कर सकते हैं। तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम को हम लोग जड़त्व के नियम से उनको परिभाषित कर सकते हैं, नहीं कि यह हमारा न्यूटन के पहला गति के नियम है, ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन, प्रक्षालन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है। प्रक्षालन मशीन जो है उसका कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई अब केंद्रीय बल। अब केंद्रीय बल को इंग्लिश में कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो प्रक्षालन मशीन को क्या करता है, उसके कार्य को उसके सिद्धांतों पर आधारित जो प्रश्न होता है उसको पूरा करता है। नेक्स्ट अब आपका अगला क्वेश्चन, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलने की कठिन क्यों होता है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि इसका आंसर होगा क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण का होता है बहुत कम होता है, ठीक है। बर्फ में सड़क के अपेक्षा घर्षण बहुत कम होता है और सड़क पर घर्षण बहुत ज़्यादा होता है और बर्फ पर घर्षण बहुत कम होता है, इसीलिए बर्फ पर चलना कठिन होता है। नेक्स्ट अब आपका अगला क्वेश्चन, मेरे प्यारे भाई, अब हम लोग जानेंगे न्यूटन के गति के नियम कि न्यूटन के गति के नियम कितने कितने भागों में बंटा हुआ है। तो पहला जो होगा न्यूटन के मतलब कि गति का प्रथम नियम, जिनको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। आखिर है क्या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना आरोपित किया जाए। तो मेरे प्यारे भाई, इस परिभाषा को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। मान लीजिएगा कि जब कोई पिंड विराम अवस्था में हो, तो फॉर एग्जांपल समझिएगा कि जब कोई वस्तु रुका हुआ रहेगा, ठीक है, वह तब तक रुका हुआ रहेगा जब तक हम उसमें कोई बाह्य बल ना आरोपित करा दें, ठीक है। जैसे ही हम अगर उनको धक्का देंगे तो क्या होगा, वह गति के अवस्था में आ जाएगा। तो इसका मतलब कि उस गति के नियम को हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। कौन से गति के नाम से जानते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की गति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अब आपका अगला क्वेश्चन,
मेरे प्यारे भाई, अब हम लोग उसी प्रकार से द्वितीय गति के नियम को जानेंगे, जो कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसका परिभाषा होता है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन के दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। बहुत बेस्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ है। मान लीजिए कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन के दर हुआ, उसके संवेग के परिवर्तन में जो दर हुआ उसी वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपात तथा संवेग परिवर्तन की दिशा और बल के अनुदिश होता है। तो उस प्रकार के हम लोग क्या कहेंगे, उनको हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। द्वितीय गति के नियम से हम लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि किसी वस्तु के संवेग और उसके परिवर्तन के दर जो लगाए गए बल के समानुपाती होता है, उसे ही हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और नोट में संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होता है। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चंस आ सकता है। संवेग परिवर्तन की दिशा बल की क्या होता है, तो बल के वह अनुदिश होता है। तो नेक्स्ट अब आपका अगला क्वेश्चंस। मेरे प्यारे भाई, अब हम लोग तृतीय गति के नियम को जानेंगे। आखिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन है क्या? थर्ड लॉ ऑफ मोशन उसे कहा जाता है जिसमें प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। मतलब कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तृतीय गति के नियम कहते हैं, यानी कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन के नाम से उनको जानते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया था, जो नाव में बैठा हुआ जो व्यक्ति जौन था, वहाँ पर तृतीय गति के नियम ही लागू होगा, क्योंकि जब व्यक्ति जब पीछे की ओर कूदेगा तो क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होगा। ठीक है, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होगा, जितना क्रिया होगा उसका उतना ही प्रतिक्रिया होगा। तो उस प्रकार के नियम को हम क्या बोलेंगे? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ठीक, अब हम आपको अगला क्वेश्चंस बताने वाले हैं। मेरे प्यारे भाई, अब आपका अगला हेडिंग ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण को एनर्जी कंजर्वेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आखिर ऊर्जा संरक्षण से कौन सा चीज़ अवश्य है, मतलब कि ऊर्जा संरक्षण से क्या अवश्य है? तो ऊर्जा संरक्षण का ना तो हम लोग सृजन किया जा सकता है और ना ही इनको हम नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को हम लोग नष्ट किया जा सकता है। तो उस प्रकार के नियम को हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन के नाम से जानते हैं, मतलब कि ऊर्जा संरक्षण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अब आपका अगला क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे भाई, अब हमने आपसे कहा कि अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड, मान लीजिए कि अंतरिक्ष से गिरता हुआ कोई पिंड अगर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? बहुत बेस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ कोई पिंड पृथ्वी के वायुमंडल से जैसे ही प्रवेश करने पर जल क्यों उठता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा वायु के घर्षण के कारण। वायु में जैसे ही घर्षण होगा तो जो अंतरिक्ष जो गिरेगा पृथ्वी के वायुमंडल पर, ठीक है, तो वह जल क्यों उठता है? मतलब कि वायु के घर्षण होगा और वायु के घर्षण होने के कारण वह जल उठता है। नेक्स्ट अब आपका अगला क्वेश्चन। ग्रहीय पिंड के परिक्रमण गति ग्रहों के द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभाव बल है। ठीक है, तो मतलब कि कहने का मतलब जो ग्रहीय पिंडों का जो परिक्रमण गति है ग्रहों के द्वारा सूर्य का परिक्रमण में जो प्रभावी बल है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो अभिकेंद्रीय बल के नाम से उनको हम लोग जानते हैं। कौन से नाम से जानते हैं? अभिकेंद्रीय बल के नाम से जानते हैं, जो कि अभिकेंद्रीय बल को हम लोग सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपेटल फोर्स के नाम से भी हम लोग उनको जानते हैं, जो कि अभिकेंद्रीय बल को। नेक्स्ट अब आपका अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर नेक्स्ट अब आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध मथने के पश्चात, मान लीजिए कि दूध को हम लोग मथते हैं, उसको मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? क्रीम से जो पृथक हो जाएगा उसका कारण क्या है मेरे प्यारे भाई? बहुत बेस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभिकेंद्रीय बल के कारण, ठीक है, अभिकेंद्रीय बल के कारण
दूध से पृथक हो जाने का कारण होता है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, वायु के ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु के जो ऊर्ध्वाधर जो गति होता है, ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? तो वायु प्रक्षोभ के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, अब हमने आपसे कहा रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट आप लोग जानते हैं, जो भी रॉकेट को लॉन्च किया जाता है वह कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के नियम पर वह काम करता है। कौन से सिद्धांत पर काम करता है? संवेग संरक्षण के नियम पर वह काम करता है। नेक्स्ट अब आपका अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई, अब आपका अगला क्वेश्चन, किसी पिंड के संवेग को मोमेंटम के नाम से जानते हैं और वेग को वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? कहने का मतलब किसी भी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से जो प्राप्त मान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहा जाता है। नेक्स्ट अब आपका अगला क्वेश्चन, त्वरण ज्ञात करने के लिए प्रमुख फार्मूला कौन सा होता है मेरे प्यारे भाई? तो त्वरण को ज्ञात करने के लिए उसका मेन फार्मूला हो जाता है ए। ठीक है, उसको स्मॉल ए से सूचित किया जाता है। ए बराबर में हो जाएगा v माइनस में यू बाटा में टी। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि जहाँ ए बराबर में क्या होता है? त्वरण होता है मेरे प्यारे भाई। v बराबर में होता है अंतिम वेग और u होता है प्रारंभिक वेग और टी जो होता है समय अंतराल को दर्शाता है। नेक्स्ट अब आपका अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन, एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव क्या रहता है? उपस्थित रहता है मेरे प्यारे भाई। क्या रहता है? सदैव उपस्थित रहता है। त्वरण को एक्सेलरेशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट अब आपका अगला क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? घर्षण के कारण। ठीक है, मतलब कि किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड और कागज पर लिखना संभव है? घर्षण मेरे प्यारे भाई, अगर घर्षण नहीं रहेगा तो हम लोग ब्लैक बोर्ड और कागज पर लिख नहीं पाते हैं। घर्षण रहेगा तो जिसके कारण हम उस पर आसानी से लिख सकते हैं। अब मेरे प्यारे भाई, उदाहरण के लिए आप इसको भी समझ सकते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि एक उदाहरण, चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्री का आगे झुकना, एक यह भी उदाहरण है। और पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना। ठीक है, और कपड़े को डंडे से पीटने पर धुलकन का अलग होना, यह सारा अर्थ मैं आपको बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट अब आपका अगला क्वेश्चन, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है? बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेंद, मान लीजिए कि गेंद को फेंकते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है? ठीक है, पीछे की ओर खींच लेता है। ठीक है, इस प्रकार से भी आप इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। गेंद को पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। और आपका अगला ऐसे हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं, बंदूक से गोली जो निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है ना, यस लगता है। और रॉकेट, वायुमंडल की गति, चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना, राइट, आप इसको भी समझ सकते हैं। ये सारा प्रक्रिया किस कारण होता है? ये सारा प्रक्रिया मैं आपको बता दूं कि न्यूटन के तीसरे गति के नियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? न्यूटन के तीसरे गति के नियम के कारण होता है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, तो मेरे प्यारे भाई अब आपका अगला क्वेश्चन, सरल आवर्त गति, जिनको इंग्लिश में सिंपल हार्मोनिक मोशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के दोलन में किसकी आवश्यकता होता है? तो प्रात्यवस्था एवं जड़त्व दोनों की आवश्यकता होता है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है, सरल आवर्त गति के दोलन में किसका आवश्यकता होता है? तो प्रात्यवस्था और जड़त्व दोनों की आवश्यकता होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कमानी तुला के बारे में आप लोग समझे होंगे और जानते भी होंगे। तो कमानी तुला कौन से सिद्धांत पर काम करता है?
हुक के नियम पर कमानी तुला जो होता है काम करता है। ठीक है, किसके नियम पर? हुक के नियम पर कमानी तुला बहुत बेहतरीन तरीक़ों से काम करता है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? तो मेरे प्यारे भाई इस चीज़ को समझना है आपको। मान लीजिए कि जब एक कार गति दोगुनी कर दी जाए, कोई कार की गति को दोगुनी कर दी जाए, तब उसकी उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल के बारे में आप लोग जानते हैं कि ब्रेक बल कितना लगाना होता है। ठीक है, जिनको ब्रेकिंग फोर्स के नाम से भी जानते हैं। मतलब इसका आंसर होगा 4 गुना। 4 गुना हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब उसका गति जब 2 गुना होगा तो हमको ब्रेक 4 गुना लगाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, जैसे जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। किसके सिद्धांत पर? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जैसे मेरे प्यारे भाई, अब हमने आपसे कहा कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में कौन कौन आता है? जैसे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में कैंची आ जाएगा, हैंड पंप आ जाएगा, साधारण तुला आएगा और प्लास आएगा। ठीक है, जिनको प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में रखा गया है। अगला क्वेश्चन, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में कौन कौन आता है? जैसे सरौता होगा, नींबू निचोड़ने वाला मशीन होगा। ठीक है, ये द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आता है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में कौन कौन आता है? तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आता है स्टेपलर के नाम आप लोग सुने होंगे और देखे भी होंगे, तो उनको हम लोग तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में रखते हैं। जैसे चिमटा भी आप लोग देखे होंगे, उनको हम लोग तृतीय श्रेणी के रूप में देखते हैं। मनुष्य के हाथ को आप लोग बहुत बेहतरीन तरीक़े से देखते होंगे, उनको भी हम लोग तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में रखते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, तो मेरे प्यारे भाई अब हमको उम्मीद है कि आप सभी को यांत्रिक ऊर्जा मतलब कि जिनको मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं, और मैकेनिज्म आपको बहुत बेहतरीन तरीक़ों से चैप्टर समझ में आया होगा, सार संग्रह। ठीक है, और मैं आपसे विश्वास देता हूँ और भरोसा देता हूँ कि इसी प्रकार से नेक्स्ट फिर अगला वीडियोस मैं लेकर के आने वाला हूँ, इसका अगला पार्ट। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।